दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। बेइज्जती की भी एक सीमा होती है, लेकिन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बेइज्जती की कोई सीमा है ही नहीं। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ पाकिस्तान ने अमेरिका में अपना डेलीगेशन भेजा था। नेतृत्व पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के बेटे बिलावल कर रहे थे, लेकिन बिलावल जहां भी जा रहे हैं वहां अपने साथ साथ पूरे पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती करवा रहे हैं, पूरी इज्जत तार तार करवा रहे हैं। यूएन के मंच पर उनकी बेइज्जती के किस्से अभी थमे भी नहीं कि अमेरिका के सीनेटर ने भरी महफिल में उन्हें शर्मसार किया है, आईना दिखाकर जलील कर दिया। बिलावल की इंटरनेशनल बेइज्जती आज जनहित की कवर स्टोरी है। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। अब जनहित की खबरों पर आते हैं, विस्तार से दिखाते हैं। पाकिस्तान के झूठ की पोल भारत लगातार खोल रहा है। अब इंटरनेशनल मंच पर दूसरे देश के नेता भी पाकिस्तान को एक्सपोज करने लगे हैं। पिछले दिनों अमेरिका में एक पत्रकार ने बिलावल की घनघोर बेइज्जती की थी। अब उसी अमेरिका में एक सीनेटर ने बिलावल को आईना दिखाया है, बताया है कि पाकिस्तान कैसे आतंकवाद का पोषक है। बाकायदा सामने बिठाकर बिलावल को जलील किया गया। अमेरिका में पाकिस्तान की यह खुल्लम खुल्ला बेइज्जती इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियां बनी हुई है। आप भी देखिए कैसे आतंकिस्तान दुनिया के मंच पर जलील हो रहा है। अगर वो सिंधु पे हमला करे तो उनको मालूम है कि या इस सिंधु से पानी बहेगा या खून बहेगा। ये बिलावल भुट्टो है, आतंकिस्तान यानी पड़ोसी पाकिस्तान के बेबी भुट्टो। कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं, चोर रात के अंधेरे में हमले करते हैं, बुज़दिल रात के अंधेरे में हमले करते हैं। इस तरह के बयानों के लिए बिलावल सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन बिलावल की अब नई पहचान बन रही है, पहचान बेइज्जती के बादशाह के तौर पर। इस पहचान के साथ ये खुद को दुनिया के मंच पर स्थापित कर रहे हैं। इनकी कारगुजारियों के किस्से पाकिस्तान की सरहद पार करके 7 समंदर पार दुनिया के देशों में गूंज रहे हैं। इसको समझना पड़ेगा हमें कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। ये सबसे ताजा तस्वीर है। 10 फीट की दूरी से अमेरिकी सीनेटर ने बिलावल पर बेइज्जती का बम बरसाया है। सीनेटर ने अमेरिका की धरती पर पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी, आतंक का पूरा पन्ना पलट दिया। डैनियल पर्ल की हत्या से लेकर जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के आतंकी चेहरे को बेनकाब कर दिया। अमेरिकी सांसद ब्रैड शेरमैन ने बिलावल से कहा, पाकिस्तान को आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का सफाया करने के लिए वह सब करना चाहिए जो वह कर सकता है। पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। एक दिन पहले अमेरिका में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिका के एक सांसद शेरमैन से मुलाकात की और इस डेलीगेशन का नेतृत्व बिलावल भुट्टो कर रहे थे। इसमें बहुत सारे पाकिस्तानी डेलीगेशन का हिस्सा थे और भारत की नकल करते हुए भी पाकिस्तान ने अमेरिका में अपना एक डेलीगेशन भेज रखा है, लेकिन बिलावल भुट्टो हर मंच से अपनी बेइज्जती करा रहे हैं, क्योंकि आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान अब किसी को भी अपना मुंह दिखाने लायक नहीं बचा। अमेरिकी सांसद शेरमैन ने बिलावल को बेइज्जत करते हुए आतंक के 3 मुद्दों पर ध्यान देने को कहा है। पहला, जैश ए मोहम्मद को साफ करने को कहा, जिसका हाथ अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल की हत्या में है। दूसरा, लादेन के पाकिस्तान में छिपे होने की खबर अमेरिका को देने वाले डॉक्टर शकील अफरीदी की रिहाई की जरूरत अपनी सरकार को बताने को कहा। और तीसरा, सिंध प्रांत में हो रहे मानवाधिकार हनन, गायब हो रहे सिंध के लोगों की ओर ध्यान देने को कहा। इन 3 मुद्दों को उठाकर अमेरिकी सांसद ने बिलावल और पाकिस्तानी डेलीगेशन को बता दिया कि पाकिस्तान और आतंकवाद एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। पाकिस्तान को इसे ठीक करना होगा। जिस जैश ए मोहम्मद का नाम लेकर अमेरिकी सांसद ने बिलावल भुट्टो की बेइज्जती की, उसका सरगना मसूद अजहर है। और 6-7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर के साथ भारत ने इसी जैश ए मोहम्मद के सरगना के हेडक्वार्टर को मिट्टी में मिला दिया था और मसूद अजहर के परिवार के 14 सदस्यों को जहन्नुम में पहुंचा दिया था।
मसूद अजहर का एक साथी है उमर, जिसके ऊपर अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या का आरोप है। इससे पहले 4 जून को बिलावल भुट्टो ने अमेरिका में ही भारतीय मुसलमानों को लेकर बयान दिया था, जिसका जवाब वहां मौजूद पत्रकार ने ही बिलावल को कैमरे के सामने दे दिया था। बिलावल की घिघी बंद गई थी। Let me start with a statement you made today, saying that the recent terrorist attack in Kashmir is being used as a political tool to demonize Muslims in India. Sir, I have watched the briefings on both sides, and as far as I recall, there were Muslim Indian military officers who were conducting the briefing on the Indian side. As far as the operation is concerned, you're absolutely right. पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष और पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो गए तो हैं पाकिस्तान के कहने पर भारत के खिलाफ इंटरनेशनल मंच पर माहौल बनाने, लेकिन उनकी हरकतों ने दुनिया के सामने उन्हें बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान का असली चेहरा सबके सामने ला दिया है। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री का पहला विदेश दौरा फिक्स हो गया है। अगले हफ्ते प्रधानमंत्री G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए कनाडा जाएंगे। पिछले कई दिनों से ये चर्चा थी कि भारत को कनाडा ने न्योता नहीं दिया है, लेकिन कल कनाडा के पीएम ने बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की, उन्हें न्योता दिया और कहा कि भारत को इग्नोर करने की बात सोची भी नहीं जा सकती है। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री वैश्विक मंच से पाकिस्तान की पोल खोलने वाले हैं। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। एटम बम की गीदड़ बप्तियों से भारत डरने वाला नहीं है। ये गर्जना अब 7 समंदर पार गूंजेगी। आतंक और पाकिस्तान के गठजोड़ को अब पीएम मोदी दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। आतंक के खिलाफ हथियार ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया का साक्षात्कार कराएंगे। कनाडा के करानस्कीस में 15 से 17 जून तक G7 समिट होने जा रहा है। इस समिट में भारत को भी आमंत्रित किया गया है। पीएम मोदी ने कल ही इसकी जानकारी देते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क जे कार्नी से फोन पर बात करके खुशी हुई। हाल ही में हुए चुनाव में उनकी जीत पर उन्हें बधाई दी और इस महीने करानस्कीस में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से पीएम मोदी को दिए न्योते पर सवाल पूछा गया। Are you inviting him to the G7, and what message does this send about your seriousness or lack of it when it comes to stopping foreign interference? There are certain countries that should be at the table for those discussions. India, the 5th largest economy in the world, effectively the most populous country in the world. करानस्कीस में जब पीएम मोदी बोलेंगे तो बात बहुत दूर तक जाएगी। आतंकियों को खाद पानी देने के लिए पाकिस्तान जिन संगठनों से भीख मांगता है वो भी वहां होंगे, जिन्हें पीएम मोदी पाकिस्तान का असली चेहरा दिखाएंगे। G7 दुनिया की 7 विकसित अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का समूह है, जिसमें अमेरिका, जापान और कनाडा समेत इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और इटली शामिल हैं। इसके अलावा इसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे यूरोपीय यूनियन, IMF, वर्ल्ड बैंक और UN भी शामिल हैं। कनाडा में प्रधानमंत्री की मौजूदगी एक तरफ भारत की बढ़ती धाक का प्रमाण है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के दुष्प्रचार का मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान दावा कर रहा था कि कनाडा ने G7 समिट में भारत को नहीं बुलाया। मोदी की एम्बैरेसमेंट शुरू हुई है तो G7 समिट की इनविटेशन की जो कैंसिलेशन है वहाँ पे अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी इसको मज़ीद जाना है। तो देखिए कि सरेंडर मोदी जो हैं वो आने वाले दिनों में इंडिया की प्राइड और प्रेस्टीज को और कहां पर सरेंडर करते हैं। पाकिस्तान का पत्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरेंडर कर संबोधित कर रहा है। बीते कुछ दिनों से ऐसे ही तंज कांग्रेस भी पीएम पर कर रही है। कनाडा के न्योते न मिलने वाले पाकिस्तानी दुष्प्रचार को भी कांग्रेस ने जाने अनजाने में आगे बढ़ा दिया। इस देश की संप्रभुता पर सवाल उठे, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विफल विदेश नीति, कंप्लीटली फेल्ड फॉरेन पॉलिसी के कारण
इस देश का दुनिया में अपमान हो रहा है। कनाडा जैसा देश हमें G7 का इनवाइट नहीं भेजता है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोस्ट और फिर कनाडा के पीएम के बयान ने इन दावों की हवा निकाल दी। पाकिस्तान ने G7 में भारत की नो एंट्री की फर्जी स्क्रिप्ट कैसे लिखी, अब वो समझिए। भारत और कनाडा के संबंधों में उस वक्त खटास आ गई थी जब वर्ष 2023 में कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के आरोप में भारत पर बेबुनियाद आरोप लगा दिए थे। भारत ने उसी वक्त इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए एक सिरे से खारिज कर दिया था। तब ट्रूडो ने जांच के आदेश भी दिए थे। इस जांच में अब तक कुछ निकलकर सामने नहीं आया, लेकिन भारत और कनाडा के रिश्ते जरूर खराब हो गए। भारत से रिश्ते खराब कर ट्रूडो ने सत्ता गंवाई, उन्हें अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ा। कनाडा में नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी कमान संभाल चुके हैं। वो पहले ही भारत के साथ रिश्ते सुधारने की पहल कर चुके हैं। G7 जिसकी पहली कड़ी है, इसी मंच से अब पीएम मोदी पाकिस्तान को भी बेनकाब करेंगे। अब बात देश में चल रहे पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क की करेंगे। करीब 3 हफ्ते पहले जासूसी के आरोप में ज्योति मल्होत्रा नाम की यूट्यूबर की गिरफ्तारी हुई थी। इसी के बाद पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारी दानिश का नाम सामने आया, जिसे देश में फैले पाकिस्तानी जासूसी के रैकेट का मास्टरमाइंड माना जा रहा था। लेकिन ज्योति के बाद गिरफ्तार हुए एक और यूट्यूबर जसबीर सिंह ने जांच एजेंसियों की पूछताछ में खुलासा किया है कि जासूसी नेटवर्क का सबसे बड़ा किरदार पाकिस्तानी एजेंट दानिश नहीं, बल्कि लाहौर में बैठा पाकिस्तानी पुलिस का एक पूर्व दारोगा है। Welcome to Pakistan. हरियाणा के ज्योति मल्होत्रा और पंजाब के जसबीर सिंह जैसे यूट्यूबर्स पाकिस्तान की जासूसी का टूल किट कैसे बन गए? कई परतों में छिपे जासूसी कांड में अब एक नया मोड़ आ गया है। 3 दिन पहले पंजाब के रूपनगर से गिरफ्तार यूट्यूबर जसबीर सिंह से हुई पूछताछ में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ, जिसके मुताबिक भारतीयों के जरिए भारत की जासूसी कराने के काम में ISI और पाकिस्तानी फौज ने वहां के रिटायर्ड पुलिस वालों और फौजियों को लगा रखा है। ऐसा ही एक किरदार है लाहौर का रहने वाला नासिर ढिल्लो। दरअसल नासिर ही वो शख्स है जो पाकिस्तान में बैठकर भारतीय यूट्यूबर को जासूसी के जाल में फंसाता था। नासिर ढिल्लो पाकिस्तान पुलिस का रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर है। नासिर पाकिस्तान के पंजाब से अपना यूट्यूब चैनल चलाता है। इसी की आड़ में वो ISI और पाक आर्मी के इशारे पर भारत के यूट्यूबर से दोस्ती करता था, फिर उन्हें पाकिस्तान बुलवाकर भारत के ISI के अफसरों से मिलवाता था और उनसे भारतीय सेना और देश से जुड़ी गोपनीय सूचनाएं हासिल करता था। पंजाब से गिरफ्तार जसबीर सिंह ने पूछताछ में बताया है कि नासिर ढिल्लो सोशल मीडिया पर भारतीय इन्फ्लुएंसर से संपर्क करता था। ज्योति मल्होत्रा भी उनमें से एक थी, जिसके साथ नासिर ने अपने YouTube चैनल के लिए पॉडकास्ट किया था, जिसमें ज्योति पाकिस्तान की तारीफ के पुल बांधती दिख रही थी। पाकिस्तान के बारे में सुना बहुत कुछ है ना, पहले कहीं से कभी कोई न्यूज़ से सुन लिया या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से सुन लिया, लेकिन जब मैं खुद गई और जाना तो लगा कि यार फ्रेंडली पीपल है, ऐसा कुछ नफरत वाला सीन तो मुझे नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान ने जासूसी वाली साजिश के लिए सरकारी कर्मचारियों और रिटायर्ड पुलिस वालों का पूरा सिस्टम बना रखा है। ऐसा ही एक मोहरा नासिर ढिल्लो भारतीयों को पाकिस्तान का वीजा दिलाने के लिए उन्हें दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन भेजता था, जहां तैनात दानिश भारतीयों को हाई कमीशन में बतौर मेहमान बनाकर बुलाता था। पंजाब से गिरफ्तार जसबीर सिंह ने पूछताछ में ये बात कबूली है कि नासिर ढिल्लो ने ही उसकी मुलाकात ज्योति मल्होत्रा से करवाई, जिसके बाद दोनों ने साथ साथ पाकिस्तान की यात्रा की थी। जसबीर सिंह के इस वीडियो में ज्योति मल्होत्रा भी पाकिस्तान जत्थे के साथ मौजूद दिख रही है। जसबीर कुल 6 बार पाकिस्तान गया है, जिसमें से 3 बार वो करतारपुर साहिब के रास्ते पहुंचा। जसबीर सिंह के मोबाइल फोन से 150 पाकिस्तानी संपर्क मिले हैं। पाकिस्तान में 1 घंटे तक उसका लैपटॉप ISI एजेंट्स के पास था। उसने कई भारतीय सिम कार्ड पाकिस्तानी एजेंट दानिश को दिए थे और भारत में जसबीर ने जम्मू और कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों का दौरा भी किया। अभी इस बात की जांच चल रही है कि जसबीर क्यों सीमावर्ती इलाकों में गया था। जासूसी कांड पर हुए इन खुलासों के बाद अब पंजाब पुलिस ज्योति और जसबीर को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की तैयारी में है। वहीं मोहाली कोर्ट ने गिरफ्तार यूट्यूबर जसबीर सिंह की रिमांड 2 दिन के लिए बढ़ा दी है।
नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कल बिहार के दौरे पर थे, जहां 4 महीनों बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। राहुल ने चुनाव के ऐलान से पहले सियासी माहौल बनाना शुरू कर दिया। उसी कड़ी में आज उनका लेख अंग्रेजी और हिंदी के अखबारों में छपा है। राहुल ने इस लेख के जरिए बीजेपी पर फिक्सिंग के आरोप लगा दिए हैं। राहुल का दावा है कि महाराष्ट्र की कथित चुनावी फिक्सिंग को बीजेपी बिहार में दोहराएगी। जवाब में एनडीए ने पलटवार किया और कहा है कि राहुल ने पहले ही हार मान ली है। राहुल के दावों में कितना दम है, उसे समझने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में विधानसभा चुनावी सरगर्मी तेज होते ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर वोटर लिस्ट वाले विवाद को हवा दे दी। दरअसल एक अंग्रेजी अखबार में अपने लेख के जरिए राहुल गांधी ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही बिहार में मैच फिक्सिंग के आरोप लगा दिए हैं। महाराष्ट्र मैच फिक्सिंग शीर्षक वाले लेख में राहुल गांधी ने लिखा है कि 5 तरीकों से महाराष्ट्र में चुनावी धांधली की गई। नंबर 1, चुनाव आयोग में अपने हिसाब से लोगों की नियुक्तियां हुई। नंबर 2, महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जोड़ दिए गए। नंबर 3, वोटिंग प्रतिशत का आंकड़ा जरूरत से ज्यादा दिखाया गया। नंबर 4, जिन इलाकों में बीजेपी कमजोर थी वहां फर्जी वोट डलवाए गए। और नंबर 5, नतीजों के बाद फर्जी वोटिंग के सभी सबूत छिपा दिए गए। राहुल लिखते हैं कि अगला नंबर बिहार का है। राहुल के बयान पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पलटवार किया है। नड्डा कहते हैं राहुल गांधी का आर्टिकल फेक नैरेटिव गढ़ने का एक खाका है, जो चुनाव दर चुनाव हारने की उनकी उदासी और हताशा के कारण है। बार बार बेनकाब होने के बावजूद वह बेशर्मी से झूठ फैलाते रहते हैं और वह ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार में उनकी हार तय है। इनको पता है कि अब इसके बाद ये लोग बिहार का भी विधानसभा का चुनाव हारने वाले हैं, की भूमिका तैयार की जा रही है। जब जब चुनाव हारे हैं तब तब नए बहाने तलाशने का काम किया। अभी तक ईवीएम पे ये लोग पूरा ठीकरा फोड़ने का काम करते थे। अब उनको तो जब पहले ही से पता है उनको हारना है, तो जब हारेंगे तो फिक्स होगा। कर्नाटक में जीत जाएंगे तो बड़ा निष्पक्ष हो रहा है, और जहां हार जाते हैं वहां फिक्स होता है। गैर राजनीतिक लोगों की बात का क्या जवाब है? महाराष्ट्र के जिन आंकड़ों का जिक्र राहुल गांधी ने लेख में किया है, उन आंकड़ों पर चुनाव आयोग पहले ही तस्वीर साफ कर चुका है। आयोग ने एक बार फिर जवाब देते हुए कहा है, मतदाताओं से अनुकूल चुनाव परिणाम नहीं मिलने के बाद चुनाव निकाय को बदनाम करना पूरी तरह बेतुका काम है। महाराष्ट्र की मतदाता सूची को लेकर लगाए गए निराधार आरोप कानून के शासन का अनादर है। गलत सूचना चुनावों में राजनीतिक दलों के नियुक्त हजारों प्रतिनिधियों बदनामी करने वाला और चुनाव कर्मचारियों का मनोबल तोड़ने वाला होता है, जो इस बड़ी कवायद के लिए अथक परिश्रम करते हैं। महज 3-4 महीने बाद बिहार के चुनाव होने हैं। फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन बाकी है। ऐसे में राहुल फिर से महाराष्ट्र वाली पुरानी पिच पर खेलने उतरे हैं, जहां उन्हें बुरी हार मिली थी। एनडीए के नेता लेख को संभावित हार के चश्मे से देख रहे हैं। स्वाभाविक है, जो आदमी हारता है वो इसी तरह की बात करता है। यदि लोकतंत्र में किसी को भरोसा नहीं है तो जनता के बीच में जाए, इस्तीफा दे दे। जितनी उनकी सरकारें है वो इस्तीफा करके जाए चुनाव में। देखिए, इसका मतलब है कि वो हार मान गए। हार मानने वाले लोग यही कहते हैं। हार देखते हुए कह रहे हैं कि महाराज जैसे फिक्स था वैसे फिक्स किया। उनकी बात बहुत लोग अब नहीं मानते हैं, हल्की बात बोलते हैं। पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाए, लेकिन बेहतर ये होगा कि राहुल आरोपों की राजनीति करने की जगह संगठन और गठबंधन को मजबूत करने का काम करें। पिछले दिनों गुजरात में राहुल ने अपने कार्यकर्ताओं को बीजेपी का एजेंट तक कह दिया था। अभी एमपी गए तो अपने ही नेताओं को लंगड़ा घोड़ा कह दिया। रेस के घोड़े और बारात के घोड़े को अलग तो करना ही पड़ेगा। एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा घोड़ा। तो ये छांटना है हमें। लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है। बारात वाले को बारात में भेजना है, रेस वाले को रेस में डालना है, और लंगड़े वाले को रिटायर करना है। राहुल के अपने नेता और कार्यकर्ताओं के बारे में इस विचार को आप कैसे देखते हैं, ये हम आप पर छोड़ते हैं। वैसे यहाँ इतना बता दें कि 2004 में राहुल कांग्रेस की चुनावी राजनीति में लॉन्च हुए थे और तब से अब तक यानी 21 सालों में राहुल के सांसद, पार्टी अध्यक्ष और नेता विपक्ष रहते कांग्रेस 94 चुनाव हार चुकी है। आगे क्या होगा ये राम जाने।
महाराष्ट्र में 20 साल से जो सियासी दीवार खड़ी है वो टूटने की कगार पर नजर आ रही है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ आने की खबर है और ये खबर कहीं और नहीं, खुद शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में छपी हुई है। उद्धव और राज की पुरानी तस्वीर छापकर सामना ने ठाकरे विरासत के एकजुट होने की अटकलों को फिर से हवा देने की कोशिश की है। उद्धव और राज के साथ आने से महाराष्ट्र की सियासत किस करवट बैठेगी? क्या वाकई में ऐसा संभव है या फिर ये सियासी शगुफा ही साबित होने वाला है? महाराष्ट्र के जो मन में है वो होगा। सामना में छपी ये हेडलाइन मुंबई के सियासी समंदर में ज्वार बनकर आई है। हेडलाइन के साथ 2 दशक पुरानी तस्वीर चस्पा है जिसमें उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे चिंतन करते नजर आ रहे हैं। सामना में आज जो हेडलाइन छपी है उसका ट्रेलर उद्धव कल ही दे चुके थे। मौका था शिंदे गुट के नेताओं को उद्धव की सेना में शामिल करने का। जब उद्धव कुनबे को मजबूत करने में जुटे थे, इसी दौरान उनसे राज की वापसी पर सवाल पूछा गया। माझ्याकडे शिवसैनिकांच्या मनात कुठेही संभ्रम नाही आणि जे काही त्यांचे सुद्धा सैनिक एकमेकाच्या आमच्या संपर्कात आहेत त्यांच्याही मनात संभ्रम नाही। तर माझं म्हणणं की संदेश वगैरे देण्यापेक्षा आम्ही जी काय बातमी द्यायची। और आज खबर भी सामना में छप गई जिसका असर महाराष्ट्र की सड़कों पर आने लगा। कार्यकर्ताओं ने इस पॉलिटिकल डेवलपमेंट का दिल खोलकर स्वागत किया, मानो दोनों भाइयों को साथ देखने का सपना संजोए शिव सैनिकों का इंतजार खत्म हुआ हो। आमी गिरगांवकर मतलब हम गिरगांवकर से यहाँ पे जो है बैनरबाजी की गई है और इस बैनर पे लिखा गया है कि 8 करोड़ मराठी जनता के लिए आप दोनों एक साथ आने की हम जो है वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस बैनर पे हमें बाला साहब ठाकरे और साथ ही में उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, इनका भी जो है फोटो देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि ये बैनर पे जो है बड़ी जोरदार बैनरबाजी के साथ में ये बैनर पूरे गिरगांव इलाके में लगाए गए हैं। उद्धव और राज का सियासी मिलन फाइनल है। तारीख भले ही तय ना हो, लेकिन उद्धव के संजय ने कह दिया है कि महाराष्ट्र की सबसे बड़ी सियासी ब्लॉकबस्टर किसी भी वक्त रिलीज हो सकती है। उद्धव जी ने जो कहा है सही है कि अगर महाराष्ट्र के मन में ये भावना है कि हम दोनों 2 भाई एक साथ आकर राजनीति करनी चाहिए तो जरूर आपको एक अच्छी खबर मिलेगी। लगता है 2 भाई है वो निर्णय लेंगे, बाकी सब लोगों ने चुप रहना चाहिए। एनसीपी शरद गुट उद्धव और राज के साथ आने के फैसले का स्वागत कर रहा है तो बीजेपी इस कदम को अस्तित्व बचाने की कोशिश बता रही है। उद्धव और राज के मिलन की जो खबर सामना में छपी है उसकी स्क्रिप्ट काफी पहले से लिखी जा रही थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ये सियासी लग्न बनने लगा है। ये तस्वीरें इसी साल फरवरी की हैं जब शादी के कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे अपनी पत्नी रश्मि ठाकरे के साथ गए थे, जहां राज ठाकरे भी मौजूद रहे। तीनों गर्मजोशी से एक दूसरे से बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे। इसके बाद 2 महीने पहले राज ठाकरे से अभिनेता महेश मांजरेकर के साथ पॉडकास्ट किया। पॉडकास्ट में उनसे उद्धव ठाकरे के साथ जाने पर सवाल पूछे गए थे। सुनिए क्या जवाब मिला। शिवसेना फुटली नाही, फुटली तर तुम्ही अजूनही एकत्र येऊ शकता का? अजूनही एकत्र येऊ शकता का? हे अख्ख्या महाराष्ट्राचं काय म्हणतात स्वप्न आहे। हे बघा, प्रश्न असा आहे ना की या सगळ्याच्यामध्ये कुठच्याही मोठ्या गोष्टीसाठी मला असं वाटतं आमच्यातले वाद, आमच्यातली भांडणं, आमच्यातल्या गोष्टी या किरकोळ आहेत। महाराष्ट्र खूप मोठा आहे हो, कळलं का? या महाराष्ट्राच्या अस्तित्वासाठी, मराठी माणसाच्या अस्तित्वासाठी ही भांडणं आणि हे वाद आणि ह्या सगळ्या गोष्टी अत्यंत क्षुल्लक आहेत, अत्यंत क्षुल्लक आहेत। त्याच्यामुळे एकत्र येणं आणि एकत्र राहणं यात काही मला फार कठीण गोष्ट आहे अशातला मला वाटत नाहीये, परंतु विषय फक्त इच्छेचा आहे। राज ने अपनी इच्छा जाहिर की तो कुछ ही घंटों के भीतर उद्धव ने भी ग्रीन सिग्नल दिखा दिया था। माझं तर मत असे की मराठीसाठी आणि महाराष्ट्राच्या हितासाठी किरकोळ भांडणं बाजूला ठेवायला मी सुद्धा तयार. की आमच्यातली भांडणं मी आज सांगतो, जी काय भांडणं माझ्याकडनं नव्हतीच कोणाशी मिटून टाकली, चला पण पहिले हे ठरवा महाराष्ट्राचं हित आणि मग त्यावेळेला सगळ्या मराठी माणसांनी ठरवायचं की भाजप सोबत जायचं का शिवसेनेसोबत, म्हणजे माझ्याबरोबर एसनशी नाही। उद्धव और राज के साथ आने से शिवसेना नया सियासी संचार कर सकती है। इसी को कैश करने के लिए उद्धव और राज साथ आते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल उद्धव और राज ठाकरे दोनों के सामने सियासी अस्तित्व बचाने की चुनौती है। शिवसेना यूबीटी 95 सीट पर लड़ी और सिर्फ 20 सीटें ही वो जीत पाई थी।
राज ठाकरे की एमएनएस 128 सीटों पर चुनाव लड़ी, खाता भी नहीं खोल पाई थी। माहिम में राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे तीसरे नंबर पर रहे। उद्धव ने राज के बेटे के खिलाफ उम्मीदवार तक उतार दिया था। खुद उद्धव की पार्टी का प्रदर्शन 1990 के बाद सबसे ज्यादा खराब रहा था। फिलहाल उद्धव के सामने सबसे बड़ी चुनौती है आगामी बीएमसी का चुनाव। बीएमसी में शिवसेना 28 साल से सत्ता में है। 2017 में आखिरी बार बीएमसी के चुनाव हुए थे और उस समय 2017 के बीएमसी चुनाव में शिवसेना को 84, बीजेपी को 82 सीटें मिली, कांग्रेस को 31, एनसीपी को 9 सीटों पर जीत मिली थी। तब से अब तक तस्वीर बदल चुकी है। शिवसेना दो फाड़ हो चुकी है। पार्टी का नाम और निशान एकनाथ शिंदे अपने साथ लेकर जा चुके हैं। बीते विधानसभा चुनाव में जनता ने भी शिंदे को ही बाला साहब का सियासी वारिस चुना था, लेकिन अब लड़ाई शिवसेना के गढ़ बीएमसी तक जा पहुंची है। शिवसेना सत्ता में रही हो या फिर नहीं, बीएमसी ने मुंबई में उसके सियासी रुतबे में आंच नहीं आने दी। अब गढ़ में सेंध लगी तो मातोश्री के हनक पर सीधा असर होगा। मातोश्री से 20 साल पहले राज ठाकरे भी रुखसत होकर, नाराज होकर निकल गए थे। अपनी नई पार्टी बनाई, चाचा की तरह अपने तेवर भी दिखाने लगे, लेकिन बात बन नहीं पाई। 2009 में पहली बार विधानसभा चुनाव में 13 सीटें राज ठाकरे की पार्टी ने जीती। 2014 में पार्टी महज एक विधानसभा सीट पर सिमट गई थी। 2019 के विधानसभा चुनाव में भी एक ही सीट मिली। 2024 आते आते तो विधानसभा में खाता भी नहीं खुला। यानी जिस उम्मीद में राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़ी वो परवान नहीं चढ़ पाई। वहीं उद्धव ने साल 2019 में सीएम पद को लेकर बीजेपी से दशकों पुराना रिश्ता तोड़ा था। वैचारिक विरोधी कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिलाया। उद्धव की हिंदुत्व वाली छवि को खासा नुकसान पहुंचा। इस सियासी नुकसान को भरने दोनों भाइयों का साथ आना जरूरी और उससे कहीं ज्यादा मजबूरी बन चुका है। और अब वक्त है आज के जनहित स्पेशल का, जिसमें 22 मिनट की कहानी, 22 चेहरों की जुबानी। बाईस मिनट, शौर्य के वो 22 मिनट जिसने हिंदुस्तान की आतंक के खिलाफ नीति बदल दी, जिसने तय कर दिया आतंक का जवाब युद्ध होगा। आज पहली बार उन 22 मिनट की पीछे की दास्तान, कैसे हुई प्लानिंग, हमले की तारीख और आतंकी अड्डों की निशानदेही। 22 मिनट की पूरी कहानी, 22 हिंदुस्तानियों की जुबानी। 22 मिनट में हमने उनको मिट्टी में मिला दिया। 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया। साइड में एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। मेरे पति को बचा लो। हम बचा देंगे, कोई बात नहीं। पहलगाम हमले के बाद पूरा देश गुस्से में था। हर हिंदुस्तानी बदले की मांग कर रहा था। सवाल यह था कि बदला आखिर कैसे लिया जाए, दिन कौन सा हो, वक्त कैसे मुकर्रर किया जाए। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं प्लानिंग का एक एक पन्ना। हर मीटिंग, हर मूवमेंट के आधार पर हमने अपने उच्च सूत्रों से जानकारी हासिल कर यह रिपोर्ट तैयार की है। इसकी शुरुआत होती है पहलगाम हमले के अगले ही दिन, यानी 23 अप्रैल को पीएम मोदी जब सऊदी दौरा बीच में छोड़कर लौटे तो सबसे पहले एयरपोर्ट पर हाई लेवल मीटिंग की। इस बैठक में एनएसए, अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने उसी दिन ऑपरेशन का नाम तय कर दिया, ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर नाम किसने दिया? ऑपरेशन सिंदूर का नाम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने दिया, जो इसी जापान की धरती, इसी गुजरात की धरती पर 23 अप्रैल को ही यह तय हो गया था कि भारत इसका बदला जरूर लेगा। हालांकि इस बात की आशंका थी कि पाकिस्तान और आतंकी संगठन पहले से बचाव की तैयारी कर सकते हैं और भारत के जवाबी कदम को नाकाम कर सकते हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने रणनीतिक भ्रम की स्थिति बनाए रखी और यह पूरी तरह से सुनिश्चित किया कि भारत की जवाबी कार्रवाई का अनुमान कोई भी नहीं लगा पाए। आखिर हुआ भी वही, किसी को हमले की तारीख का अंदाजा नहीं लगा। उसी दिन यानी 23 अप्रैल को सबसे पहले खुफिया विभाग ने उन 21 ठिकानों की जानकारी दी जहां आतंकवादियों का जमावड़ा था।
21 में से 9 ठिकाने ऐसे थे जो आतंकवादियों के आकाओं का ठिकाना था। लेकिन खुफिया विभाग ने यह भी बता दिया कि भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई के डर से पाकिस्तानी सेना ने इन आतंकी ठिकानों से आतंकवादियों को निकालकर सुरक्षित ठिकानों पर छिपाना शुरू कर दिया था। करीब 10 दिन बीत जाने के बाद 2 मई के आसपास खुफिया विभाग ने फिर से जानकारी दी कि इन ठिकानों पर अच्छी खासी तादाद में आतंकवादी वापस आने लगे हैं। और इसकी वजह यह रही कि पाकिस्तानी हुक्मरानों को यह लगा कि भारत बहुत जल्द कार्रवाई करने वाला नहीं है। इधर 23 अप्रैल की सुबह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ एनएसए अजीत डोभाल और सीडीएस अनिल चौहान की मीटिंग हुई। वक्त था सुबह 11 बजे। इसी दिन सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक भी सुबह 11 बजे होनी थी, जो टलकर शाम 6 बजे हुई। सुबह की मीटिंग में हमले की रूपरेखा को लेकर सीडीएस से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चर्चा की और शाम को सीसीएस की मीटिंग में रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया। पहलगाम हमले के अगले दिन यानी 23 अप्रैल को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में ये 2 टूक कह दिया कि पहलगाम में हुए कायरतापूर्ण हमले का बदला जरूर लिया जाएगा। हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। हिंदुस्तान से बदले की बात सुनकर अगले दिन यानी 24 अप्रैल को पाकिस्तान ने अरब सागर में लेव एरिया नोटिस जारी कर दिया। यानी पाकिस्तानी नौसेना अपने समुद्री तट और समंदर में फायरिंग ड्रिल करने जा रही थी। ये पक्का था कि पाकिस्तान को इस बात का डर सताने लगा था कि कहीं इस बार भारत अपनी नौसेना से सर्जिकल स्ट्राइक न करा दे। स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पाकिस्तान के नोटिस के बाद भारतीय नौसेना ने भी आईएनएस विक्रांत के साथ पूरे बैटल कैरियर ग्रुप को अरब सागर में उतार दिया। अगर ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना अपनी फार्म में आई होती तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े ही न होते, बल्कि मैं समझता हूं शायद 4 टुकड़े हो जाते। हर गुजरते दिन के साथ आगे की रणनीति की तैयारी हो रही थी। एक तरफ पाकिस्तान के ऊपर हमले की प्लानिंग थी तो दूसरी तरफ पाकिस्तान को भरमाना था। 24 अप्रैल को वायुसेना ने आक्रमण एक्सरसाइज शुरू कर दी। इसके अगले ही दिन 25 अप्रैल को भारतीय सेना ने राजस्थान सीमा से सटे रेगिस्तान में वाइपर स्ट्राइक नाम की एक बड़ी एक्सरसाइज कर पाकिस्तान को हिला दिया। सेना की दक्षिणी पश्चिमी कमान ने टैंक, अटैक हेलीकॉप्टर और ड्रोन के साथ वॉर एक्सरसाइज कर यह साफ कर दिया कि जरूरत पड़ी तो इस बार दुश्मन की सीमा में टैंकों के जरिए सर्जिकल स्ट्राइक भी की जा सकती है। सेना ने इस एक्सरसाइज का नाम रेगिस्तान के सबसे खतरनाक वाइपर स्नेक के नाम पर रखा था, जिसका कांटा पानी भी नहीं मांग पाता है। इधर 25 अप्रैल को ही पाकिस्तान ने एलओसी पर युद्ध विराम का जबरदस्त उल्लंघन करना शुरू कर दिया, जिसके जवाब में भारत ने भी पाकिस्तान की सेना की चौकियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। फरवरी 2021 के बाद यह पहला मौका था जब पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर लगातार गोले और मोर्टार दागे जा रहे थे। एलओसी पर शांति स्थापित करने के लिए जो समझौता हुआ था, पाकिस्तान की तरफ से बार बार उसका उल्लंघन किया जा रहा था। बॉर्डर से लेकर दिल्ली तक लगातार हलचल बढ़ रही थी और दिल्ली में बड़ी प्लानिंग चल रही थी। एक्शन सेना को लेना था और जानकारी खुफिया विभाग जुटा रहे थे। इनके बीच तालमेल नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट कर रहा था, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल के नेतृत्व में काम करता है। 29 अप्रैल को दिल्ली में सबसे अहम बैठक हुई। इस बैठक में पीएम मोदी के साथ रक्षा मंत्री, एनएसए अजीत डोभाल और सीडीएस के साथ साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। तीनों सेना प्रमुख ने अपना अपना वॉर प्लान पीएम मोदी के समक्ष रखा।
मीटिंग के तुरंत बाद खबर आई कि प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों सेनाओं को देश का बदला अपने तरीके से लेने के लिए खुली छूट दे दी है। पीएम मोदी ने मिलिट्री लीडरशिप को सिर्फ एक संदेश दिया था। संदेश क्या था? संदेश था कि भारत का जवाब प्रभावी और निर्णायक होना चाहिए ताकि पाकिस्तानी सेना और उसकी आतंकी जमात की आने वाली नस्लें भी इसे याद रखें। प्रधानमंत्री मोदी से दिशा निर्देश मिलने के बाद सीडीएस और तीनों सेना प्रमुखों को अब यह तय करना था कि पाकिस्तान से इस बार बदला कैसे लिया जाए। क्या सर्जिकल स्ट्राइक की तरह इस बार हमले की जिम्मेदारी थल सेना की होगी या बालाकोट एयर स्ट्राइक की तरह वायुसेना की, या इस बार पाकिस्तान को सबक सिखाने की जिम्मेदारी भारतीय नौसेना की होगी। इस बीच जवाबी हमले की प्लानिंग के लिए एनएसए अजीत डोभाल को लगातार इंटेलिजेंस एजेंसियों से इनपुट मिल रहे थे। इधर खुफिया विभाग का ग्रीन सिग्नल मिलते ही ये तय किया गया कि आतंकी ठिकानों पर हमला 12 मई के बजाय 6-7 मई को होगा। दरअसल एबीपी न्यूज को उस सूत्रों से ये जानकारी मिली थी कि 23 अप्रैल को हुई मीटिंग में हमले की तारीख 12 मई तय की गई, लेकिन जैसे ही खबर हुई कि आतंकी बहावलपुर और मुरीद के ऐसे ठिकानों की ओर लौट रहे हैं, तभी ये तय किया गया कि हमला 12 मई के बजाय जल्द से जल्द करना होगा। खुफिया विभाग से इनपुट मिलने के बाद 3 मई को साउथ ब्लॉक में एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह और नेवी प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी शामिल हुए। इसी मीटिंग में तय हुआ कि एक बार फिर से आतंकी ठिकानों पर हमला किया जाएगा, लेकिन इस बार सिर्फ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर नहीं बल्कि पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। ऐसा सबक सिखाया जाएगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ। लश्कर और जैश के आतंकी सरगनाओं को टारगेट किया जाएगा। सेना और खुफिया विभाग के तालमेल से प्लानिंग आगे बढ़ रही थी। खुद एनएसए अजीत डोभाल ने तीनों सेनाओं के अधिकारियों की एक पूरी टीम बनाई, जिन्हें उसी दिन साउथ ब्लॉक में शिफ्ट कर दिया गया। इन अधिकारियों को साउथ ब्लॉक में क्वारंटीन कर दिया गया, जहां से इन्हें ना ही बाहर निकलने की इजाजत थी, इसके अलावा इनके फोन भी जमा कर दिए गए ताकि ये अधिकारी किसी से भी संपर्क ना कर पाए। इन अधिकारियों को परिवार तक से संपर्क करने की इजाजत नहीं थी। आतंकियों के एक एक ठिकाने की डिटेल्स जुटाई जा रही थी ताकि जब हमला हो तब किसी भी तरह की चूक की गुंजाइश ना रह सके। हमले का फैसला आखिर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के कंधे पर छोड़ दिया गया। देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत के कार्यकाल के दौरान जनरल चौहान डीजीएमओ के पद पर तैनात थे। ऐसे में जनरल चौहान पाकिस्तान की नस नस से वाकिफ थे। वो बखूबी जानते थे कि पाकिस्तान को कहां सबसे ज्यादा चोट पहुंचाना जरूरी है। ऐसी चोट जिससे पाकिस्तान की सेना, वहां की सरकार और आतंकवादी संगठन अंदर तक कर्राह उठे और दुनिया को खुलकर न बोल पाए। एनएसए डोभाल की स्पेशल टीम ने इन आतंकी कैंप में रह रहे आतंकियों के बारे में जानकारी हासिल की। इनमें पीओके में मुजफ्फराबाद, कोटली और भिंबर में 5 और पाकिस्तान में 4 आतंकी ठिकाने शामिल थे। इन्हीं 9 आतंकी ठिकानों को हमारी सेना ने सरहद के उस पार जाए बिना ही नस्तनाबूद कर दिया। क्योंकि लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुरीद के और बहावलपुर में थे, वहां से भारतीय सेना का लोकेशन दूर था। साथ ही पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जमीन के रास्ते उल्लंघन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ जा सकता था। ऐसे में फुल स्केल वॉर का खतरा हो जाता। इसीलिए मुरीद के और बहावलपुर पर हमले की जिम्मेदारी वायुसेना को दी गई। वायुसेना को भी सख्त निर्देश थे कि पाकिस्तान के एयर स्पेस का उल्लंघन नहीं करना है। वायुसेना के रफाल, मिराज और सुखोई फाइटर जेट की मिसाइल और प्रिसीशन बमों की रेंज इतनी है कि अपनी एयर स्पेस से ही पाकिस्तान में जलजला आ सकता है। इसीलिए स्कैल्प, हैमर, रैम्पेज, ब्रह्मोस मिसाइल और बमों का इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी गई। बाकी 5 आतंकी कैंप पाकिस्तान के गैरकानूनी कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में थे। ऐसे में इन्हें बर्बाद करने की जिम्मेदारी थल सेना को दी गई। थल सेना जानती थी कि इस बार पाकिस्तानी सेना पहले से तैयार बैठी है, इसीलिए जमीन के रास्ते हमला करने में जोखिम उठाना पड़ सकता है। इसलिए आर्टिलरी यानी तोप खाने की मदद ली गई। सेना की तोप और रॉकेट सिस्टम के जरिए हमला करने की रणनीति तैयार की गई। सीडीएस जनरल चौहान ने नौसेना को भी हाई अलर्ट पर रखा ताकि थल सेना और वायुसेना के प्रहार से पाकिस्तान बचने की कोशिश करे या जवाबी कार्रवाई करे तो समुद्र के रास्ते उसकी घेराबंदी की जाए। नौसेना की एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत और उस पर तैनात MiG-29 के लड़ाकू विमानों का मुंह कराची और ग्वादर की तरफ कर दिया गया।
कैरियर बैटल ग्रुप में INS विक्रांत के साथ कई डिस्ट्रॉयर और फ्रीगेट के साथ पनडुब्बियों को भी अरब सागर में तैनात कर दिया गया। 29 अप्रैल को ओके, 3 मई से प्लानिंग और 5 मई को वापस टेबल पर पूरा प्लान तैयार होकर आ चुका था। 5 मई को ही सेना के प्लान की जानकारी पीएम मोदी को ब्रीफ की गई। इसके बाद ही पीएम मोदी ने हमले को हरी झंडी दे दी। वक्त फाइनल हो चुका था, हमले की घड़ी आ रही थी। पाकिस्तान को कच्चा देने के लिए भारत सरकार ने 7 मई को देश भर में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का ऐलान कर दिया। वहीं भारतीय वायुसेना ने भी राजस्थान से सटी हुई पाकिस्तान की सीमा पर बड़ी एयर डिफेंस एक्सरसाइज की घोषणा कर दी। पाकिस्तान के हुक्मरानों को लगा कि फिलहाल भारत कोई हमला करने नहीं जा रहा। भारत ने गोपनीयता काफ़ी रखी प्लान्स में। एक मिलिट्री में कहते हैं डिसेप्शन, तो डिसेप्शन का भी भरपूर इस्तेमाल किया गया। यानी कि आपको याद हो जिस दिन हमला हुआ है उस दिन भारत ने ये अनाउंस किया था कि ड्रिल की जाएंगी, ब्लैकआउट ड्रिल होगी और इवैक्यूएशन ड्रिल की प्रैक्टिस की जाएगी। तो सबको ये लग रहा था कि ब्लैकआउट ड्रिल और इवैक्यूएशन ड्रिल चलेंगी अभी बॉर्डर्स के ऊपर, उसके बाद ही भारत अगर कुछ करेगा तो करेगा। यहां तक कि 6 मई की देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एबीपी न्यूज के समिट राइजिंग इंडिया में पहुंचे और उन्होंने वहां जो कुछ कहा उसको बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया एक बड़ा इशारा भी समझा गया। एक बार फिर एबीपी नेटवर्क को इस समिट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मुझे भी, क्योंकि अब देर रात होने वाली है फिर भी आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं, ये भी अपने आप में उज्जवल भविष्य की निशानी है। 6-7 मई की रात ठीक 1:05 पर भारतीय थल सेना और वायुसेना ने एक साथ पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर जबरदस्त हमले किए। बाईस अप्रैल का बदला लेने के लिए पूरे 22 मिनट तक थल सेना की तोप और वायुसेना के रफेल और सुखोई फाइटर जेट पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर बरसते रहे। ठीक 1:27 पर भारतीय तोप शांत हो गई और लड़ाकू विमानों ने मिसाइल दागना बंद कर दिया। भारतीय सेना के वॉर रूम यानी ऑप्स रूम में पाकिस्तान पर दागे जा रहे मिसाइल बमों का लाइव अपडेट उनके सामने आ रहा था। इस दौरान वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी और DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई भी वॉर रूम में मौजूद थे। इस स्क्रीन पर लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स दिख रहे थे। एक एक कर आतंकियों के 9 ठिकाने तबाह होते जा रहे थे। सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम में टारगेट्स टेररिस्ट के खिलाफ थे, आतंकवाद के खिलाफ थे, तो हमने उसी पे किया पूरा और फोकस हमारा उसी पे रहा। हमने इधर 1 इंच या उधर 1 इंच नहीं किया। रात 1:44 पर रक्षा मंत्रालय ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी सार्वजनिक कर दी और बताया कि पाकिस्तान के 9 ठिकानों को बर्बाद कर दिया जिनके तार पहलगाम हमले से जुड़े थे। थल सेना ने रात 1:53 पर सोशल मीडिया पर ऑपरेशन सिंदूर का लोगो जारी कर जबरदस्त पोस्ट लिखी जिस पर लिखा था पहलगाम हमला न्याय हुआ जय हिंद। पोस्ट में अंग्रेजी में ऑपरेशन सिंदूर लिखा था। ऑपरेशन के बाद भारत ने साफ किया कि हमले के दौरान पाकिस्तान में आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया गया है और पाकिस्तानी सेना को कोई नुकसान नहीं किया गया। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। धन्यवाद। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने आतंकी ठिकानों पर हुए हमलों का बदला लेने के लिए ऑपरेशन बुनियान अल मसरूर छेड़ दिया। पाकिस्तानी सेना ने भारत पर ड्रोन और मिसाइल से अटैक किया, लेकिन भारत ने सभी को नाकाम करते हुए ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 छेड़ दिया। 9 और 10 मई को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 11 अलग अलग एयरबेस पर अटैक कर भारी क्षति पहुंचाई। इस युद्ध का भी वही अंजाम हुआ। जिन लोगों ने
पाकिस्तान में बैठकर हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, हमारी सेना ने उनके ठिकानों को खंडहर में बदल दिया है। भारत की बेटियों के सिंदूर की शक्ति क्या होती है, ये पाकिस्तान ने भी देखा और दुनिया ने भी देखा। ऑपरेशन सिंदूर की योजना और रणनीति ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि युद्ध में पाकिस्तान भारत से कभी जीत नहीं सकता। ये थी 22 मिनट की कहानी, हम 22 हिंदुस्तानियों की जुबानी। और अब आज का जनहित मंत्र। हथेली पर रखकर नसीब तो क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है, जरा सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए भी पत्थर ढूंढता है। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।